यस, क्लास 11th हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो लास्ट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने देखा था सीलिया एंड फ्लैजेला की इंटरनल स्ट्रक्चर देख ली थी। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। क्या है बेटा? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ठीक, देखो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या होता है। सेंट्रोसोम क्या होगा, सेंट्रियोल क्या होगा। देखो एक तो स्ट्रक्चर होती है हमारे पैरेलल। सेंट्रोसोम इज द ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखो सेंट्रोसोम हम किसे कहेंगे? सेंट्रोसोम ये सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली, देखो एक ऐसा ऑर्गेनल है, सेंट्रोसोम भी क्या है? ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। क्या होगा बेटा? सेंट्रियोल्स। ठीक है, और ये किससे सराउंडेड होता है? दे आर सराउंडेड बाई एमोर्फस पेरिफेरल मटेरियल। क्या होगा बेटा? पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। मटेरियल्स बोथ सेंट्रियोल इन सेंट्रोमियर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो जो दोनों सेंट्रियोल है, ठीक है, तो बोथ, अभी मैं सारा समझा दूंगा। ये देखो बेटा, बोथ सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और किस लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, वो आगे देखेंगे। यहां तक देखो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या डिफरेंस है। देखो सेंट्रोसोम, ये देखो सेंट्रियोल हम दो कह रहे हैं कि दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसी है बेटा? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऐसे मानो, और ये दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इसकी ऐसे होगी। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर रहेगी ऐसे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण इनके बीच में बन रहा है। तो ये दो स्ट्रक्चर है अलग अलग, इनको तो क्या बोला जाता है? सेंट्रियोल। क्या बोला जाता है बेटा? सेंट्रियोल्स। और इसके चारों तरफ ये मटेरियल भी होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर मटेरियल, एमोर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। तो पेरीसेंट्रियोल के चारों तरफ क्या होगा? ऐसा ये मटेरियल भी प्रेजेंट होगा। तो देखो दोनों, एक तो हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक, देखो तो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक ये रही एक ये रही। इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? सेंट्रियोल। अब इसके चारों तरफ जो मटेरियल भरा होता है उसको बोलते हैं पेरी, चारों तरफ सेंट्रियोल के चारों तरफ मटेरियल है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेरी सेंट्रियोल मटेरियल। अब देखो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेंट्रियोल प्लस ये क्या आ गया बेटा? पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? सेंट्रोसोम। क्या कहलाती है बेटा? सेंट्रोसोम। समझ में आया? सेंट्रोसोम क्या होता है और सेंट्रियोल क्या होता है। अब देखो हमने कहा कि जो सेंट्रियोल होते हैं दोनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो याद रखना कि सेंट्रियोल क्या है? ये सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है
ठीक है, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इन सेंट्रियोल के चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। यहां तक बात हम समझ में आ गई। अब पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, इसके के चारों तरफ क्या होगा, याद रख लेना, पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है बेटा? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो सेंट्रियोल प्लस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल क्या हो गया? सेंट्रोसोम। तो हम लिख सकते हैं जैसे सेंट्रियोल प्लस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? सेंट्रोसोम। क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम बनाते हैं, याद रहेगा। और ये दोनों सेंट्रियोल होते हैं जो कैसे प्रेजेंट होते हैं? परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। तो याद रहेगा कि सेंट्रियोल क्या है? दो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होती है। इसके चारों तरफ पेरीसेंट्रियोल मटेरियल प्रेजेंट होता है जो सेंट्रोसोम कहलाता है। ठीक है, तो मटेरियल प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, और पेरीसेंट्रियोल मटेरियल क्या कहलाता है? ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? सेंट्रियोल कहलाती है। ये तो हो गई हमारे मेन डिफरेंस कि सेंट्रोसोम क्या होता है, वो सेंट्रियोल क्या होता है। ठीक है, सेंट्रियोल कितने होते हैं बेटा? नंबर्स में 2 होते हैं। अब इसका हम देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको हम काट के अगर देखें, जैसे हमने सीलिया और फ्लैजिला को काट के देखा था तो उसमें किस तरह की डायग्राम दिख रहा था, वैसे ही हम इसको भी अब देखने वाले हैं। तो इसका मैं डायग्राम पहले बना देता हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक, तो देखो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ। किसका? सेंट्रियोल का। देखो, जिसमें उसमें पेरिफेरल कैसे था बेटा? डिप्लेट था ना, 2-2 के नंबर में थे रिंग्स। इसमें यहाँ पर 3-3 के नंबर में रिंग्स होगी। कितने के? जैसे मैं ये बनाऊं तो यहाँ पर होगी हमारे 3-3 के नंबर्स में। नो, ठीक, ट्रिपलेट रिंग्स होगी। कैसी होगी बेटा? ट्रिपलेट्स। देखो नंबर हो गए कितने? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। बीच में इनके कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, केवल एक और प्रेजेंट होता है। और ये जो तीनों होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसके थ्रू? देखो जैसे ये रेडियल स्पॉक के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, इस तरह ये रेडियल स्पॉक के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर आपको कैसे लग रही है। ठीक, अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कैसे दिखाई देगी बेटा? ये कार्ट व्हील की तरह दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ठीक है, कार्ट व्हील की जैसे। कैसे? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर हो गई, एक पहिया हो गया ना, उस टाइप की स्ट्रक्चर हो गई है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को, अब मैं इसको एलिबोरेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरली फाइबर ऑफ ट्यूबुलिन। ठीक है, तो 9 क्या हो गए इसके अंदर? ये किससे मिलके बने होते हैं बेटा? सेंट्रियोल। दे आर मेड अप ऑफ 9 पेरिफेरल फाइब्रल ट्यूबुलिन। किससे बने होते हैं बेटा? पेरिफेरल मतलब साइड में, चारों तरफ। पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन्स क्या? ये फाइबर्स होते हैं, उससे ये मिलकर बने हैं। फाइबर्स, फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन से मिलकर बने होते हैं ये। और ये चारों तरफ कितने होंगे? 9 होंगे। कितने होंगे? 9।
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, कैसा होता है बेटा, प्रत्येक, अगर हम बात करें पेरिफेरल जो फाइब्रिल होता है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ईच पेरिफेरल फाइब्रिल कैसा होता है, इज ट्रिपलेट, कैसा होगा बेटा, ट्रिपलेट होगा। ठीक है, प्रत्येक हम पेरिफेरल फाइब्रिल की बात करें तो देखो 3 रिंग से बना होता है, 1 2 3। ठीक है, तो प्रत्येक पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, द एडजेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड, आपस में जो ट्रिपलेट होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, लिंक्ड होते हैं। तो हम कह सकते हैं एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। ये ट्रिपलेट देखो, ये ट्रिपलेट आपस में लिंक्ड है, ये ट्रिपलेट आपस में लिंक्ड है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनियस एंड कॉल्ड हब, देखो यहाँ पर कोई रिंग नहीं है, केवल प्रोटीनियस पार्ट होता है इसके अंदर, चारों, इसके सेंटर में क्या होता है, केवल प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, हब। इसको क्या बोला जाता है बेटा, याद रखना, हब, क्या बोला जाता है, हब। तो इसका सेंटर पार्ट क्या कहलाता है बेटा, हब कहलाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल, द सेंटर पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनियस, इज कैसा होगा बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीनियस को, आर कॉल्ड हब, आर कॉल्ड हब। देखो हमने सीलिया फ्लेजिला में देखे थे तो वहां तो सिंगलेट रिंग थी, 2 रिंग थी अलग अलग, यहाँ कोई रिंग नहीं है, केवल प्रोटीन वाला पार्ट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, प्रोटीन वाला पार्ट है। इस प्रोटीन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, हब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हब। ध्यान रखना, सेंटर पार्ट क्या होता है, सेंट्रियोल का जो सेंटर पार्ट है वो प्रोटीनियस होता है, जिसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हब, उसको हब बोला जाता है। अब ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स के द्वारा लिंक होता है, जो हब होता है वो पेरिफेरल जो ट्यूब्यूल्स है, ठीक है ना, इनके थ्रू लिंक्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियल स्पॉक, क्या बोलते हैं, ये जो लिंक होता है, कल उसमें भी हमने बताया था क्या प्रेजेंट थे, रेडियल स्पॉक। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, हब is connected with tubules, with peripheral tubules, with peripheral ट्रिपलेट कह सकते हैं हम, बाय रेडियल स्पॉक। किसके द्वारा जुड़ा होता है बेटा, रेडियल स्पॉक के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और रेडियल स्पॉक किससे मिलके बने होते हैं बेटा, प्रोटीन्स के। किससे मिलके बने होते हैं रेडियल स्पॉक, मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे मिलकर बने हैं ये रेडियल स्पॉक, प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। अब ये जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ठीक है, एक तो याद रखना बेसल बॉडी ऑफ क्या फॉर्म करते हैं, तो सेंट्रियोल, तो हम कहेंगे द सेंट्रियोल फॉर्म क्या बनाते हैं बेटा, एक तो बताए बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। ठीक है, और क्या बनाते हैं बेटा ये याद रखना, और स्पाइंडल फाइबर क्या बनाते हैं, स्पाइंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पाइंडल अपीयरेंस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो क्या और क्या बनाते हैं, स्पाइंडल फाइबर क्या बनाएंगे बेटा, याद रखना, स्पाइंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो स्पाइंडल फाइबर बनते हैं वो भी कौन बनाते हैं, ये सेंट्रियोल बनाते हैं। कौन बनाते हैं, सेंट्रियोल। तो स्पाइंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, ये बात थी हमारी किसके बारे में, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। तो ध्यान रखना सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या डिफरेंस हो गया बेटा, तो सेंट्रियोल तो हो गए हमारे
दो ये परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रियोल। ठीक है, इसके चारों तरफ पेरीसेंट्रियल स्पेस पाया जाता है, तो पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोला जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दे, इसका टीएस काट के देखें तो हमारे को कैसे दिखाई देगी, 9 तो ट्रिपलेट दिखाई देंगे। पेरीफेरल में कितने देंगे बेटा, 9 ट्रिपलेट, 1 2 3 ट्रिपलेट हो गया, तो ऐसे 9 ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, बीच में सिर्फ प्रोटीनियस पार्ट होगा, उसको हम कोर बोलते हैं। ये जो ट्रिपलेट होते हैं आपस में भी लिंक्ड होते हैं, और ये ट्रिपलेट होते हैं जो रेडियल स्पोक के द्वारा सेंटर पार्ट हब से भी कनेक्टेड होते हैं। अब हम बात करें कि ये सेंट्रियोल है जो क्या बनाने में काम आएगा, क्या क्या बनाता है, एक तो बनाते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, स्पाइंडल फाइबर ऑफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान स्पाइंडल फाइबर बनते हैं, जैसे ये सेल डिवीजन है। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स है, तो ऐसे स्पाइंडल फाइबर बनाता ये स्पाइंडल फाइबर है, ये क्या बेटा, स्पाइंडल फाइबर। तो स्पाइंडल फाइबर कौन बनाता है, सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे हमारा पार्ट आता है इसके बाद न्यूक्लियस। कौन सा आता है बेटा, न्यूक्लियस पार्ट। कौन सा, न्यूक्लियस। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, न्यूक्लियस पार्ट के बारे में। न्यूक्लियस। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, एक न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, देखो सबसे हम बात करेंगे पहले, तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, ये हम बात देख चुके हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था बेटा, तो फर्स्ट डिस्क्राइब न्यूक्लियस को किसने किया था, हमें पता है सर, फर्स्ट डिस्क्राइब किया था बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, और फ्लेमिंग में देखो न्यूक्लियस, जैसे ये है सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने कर दिया बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अंदर ऐसे ये क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको क्रोमेटिन नाम किसने दिया था। ठीक है, इसको न्यूक्लियस को एक स्टैंड किया गया था बेसिक डाई से। किससे स्टैंड किया गया था बेटा, बेसिक डाई से। तो फिर उसको नाम क्या दे दिया, क्रोमेटिन। क्या दे दिया बेटा, इसके अंदर जो मटेरियल इसको क्या नाम दिया, क्रोमेटिन। तो मटेरियल ऑफ, हम बात कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, तो मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय बेसिक डाई, स्टैंड बाय बेसिक डाइज। ठीक है ना, तो मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय बेसिक डाइज से दो उसको स्टैंड किया, और उसका नाम क्या दिया बेटा, इसने क्रोमेटिन। किसने नाम दिया, क्रोमेटिन नाम दे दिया उसको मटेरियल को, और नाम देने वाला कौन था, फ्लेमिंग। कौन था बेटा, फ्लेमिंग। याद रखना, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को, देखो ये समझो बात, ये है न्यूक्लियस, तो उसको सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाला था रॉबर्ट ब्राउन। अब इसके अंदर ये मटेरियल प्रेजेंट है, कुछ न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, तो इसको स्टैंड किया गया। स्टैंड का मतलब इसको कलर किया गया। ठीक है, तो कलर करने के बाद इसका जो नाम दिया गया, इसका नाम क्या दिया गया बेटा, क्रोमेटिन। क्या नाम दिया गया, क्रोमेटिन। और ये नाम किसने दिया क्रोमेटिन, याद रखना है आपको, फ्लेमिंग ने दिया। ये क्रोमेटिन नाम किसने दिया बेटा, फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो क्रोमेटिन नाम किसने दे दिया, फ्लेमिंग ने दे दिया। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो ये सेल, ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एक तो हमने कहा कि इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होंगे, तो ये लो क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ये क्रोमेटिन। ठीक है, एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है जो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, एक डार्क स्टैंड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिया या न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस। यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर ये जो हो गया उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बेटा इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह दिया। ठीक है, इसके अंदर ये थ्रीन फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल दिया बेटा, क्रोमेटिन बोल दिया। इसके अलावा एक न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोल दिया बेटा, न्यूक्लियोलस बोल दिया। क्या बोल दिया न्यूक्लियस। अब कुछ ऐसी सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उसका याद रखना नाम कौन कौन सी सेल्स है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। तो कुछ सम मैच्योर सेल्स है, ठीक है, लैक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। अगर आपको पूछे कि ऐसी सेल्स बताओ, तो अगर आप ह्यूमन की बात करेंगे तो कौन सी हो गई बेटा, इरिथ्रोसाइट। कौन सी हो गई, आरबी सेल्स। कौन सी, इरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं, आरबीसी सेल्स। तो आरबीसी सेल्स होती है ब्लड सेल्स, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। एक प्लांट की सेहत बात करें तो सीवीज ट्यूब्स, कौन सी के अंदर, सीवीज ट्यूब सेल्स ऑफ वस्कुलर सिस्टम। जो वस्कुलर सिस्टम होता है प्लांट का, फ्लोएम एंड जाइलम, उसके अंदर क्या एक ट्यूब पाई जाती है, सीवीज ट्यूब। उस वस्कुलर सिस्टम की हम बात करें तो उस वस्कुलर, ठीक है, और वस्कुलर प्लांट जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है उसके अंदर सीवीज ट्यूब पाया जाएगा। तो उस सीवीज ट्यूब के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आपको पूछ ले ऐसे सेल्स के नाम बताओ ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, एनिमल्स के अंदर, तो आरबीसी बताना है। ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता बेटा, न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर प्लांट्स के पूछ ले तो क्या बताओगे, सीवीज ट्यूब। ठीक है, सीवीज ट्यूब सेल्स के अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये न्यूक्लियस के बारे में हमने बेसिक जानकारी ली। इसके बाद आगे चलते, देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये तो अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस की जो हम बात करेंगे, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, कैसी होती है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। तो वो डबल मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है बेटा, डबल मेम्ब्रेन होती है, याद रखना। इस डबल मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं बेटा, पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोर। जो क्या होगा, परमिएबल होगी। जो क्या करेगा, देखो जैसे ये है, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ, ये सेल हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाएगा, ये न्यूक्लियस। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसे होता है, इस तरीके से, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये पोर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पोर। ठीक है, इस तरीके से पोर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पोर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलेंगे बेटा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे बेटा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसकी देख लेना विड्थ कितनी होती है, 10 to 15 नैनोमीटर, ये याद रख लेना। देखो आउटर मेम्ब्रेन हमें पता है कि आउटर मेम्ब्रेन के जो कंटिन्यू होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे कंटिन्यू होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा, इसके साथ कंटिन्यू होता है ना। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ तक अटैच होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ कंटिन्यू होती है, याद रखना, जो आउटर मेम्ब्रेन होगी इसकी किसके साथ कंटिन्यू होगी, कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लस यहाँ पर कहीं कहीं पर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। और न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्रेटेड, इसके अंदर चारों तरफ क्या होते हैं, पोर प्रेजेंट होता है, ये हमने बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, देखो इसके अंदर एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोलस, क्या बोला जाता है बेटा उसको, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ये न्यूक्लियोलस होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, कैसे नहीं होता बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, क्या होगा, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा, ये किसके लिए साइट है, ये साइट है आरएनए बनाने की, किसकी साइट है ये, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनता है। तो आरएनए का नाम, पूरा नाम क्या हो गया बेटा, राइबोसोमल आरएनए, क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो न्यूक्लियोलस ये वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पर तो ये क्रोमेटिन मटेरियल होगा, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी हमें, ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, क्या बोला जाता है बेटा, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर वाली, ये पोर हो गए, ठीक है, ये क्रोमेटिन हो गया, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो, लार्ज एंड मोर नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन ए सेल्स, ठीक है, एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन, ऐसे जिसको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे सेल्स जिसके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियोलस, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस भी ज़्यादा होंगे। अब देखो एक न्यूक्लियस में कितने, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियोलस होंगे, ये डिपेंड करता है कि उस सेल्स को अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो उनमें उस सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस के नंबर्स भी ज़्यादा होंगे, और जिसके अंदर कम है तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस की मात्रा भी कम होगी। और हमने बता दिया था इसका जो ये फाइबर होता है, क्रोमेटिन होता है, क्या होता है बेटा, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, तो नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर क्या कहलाते हैं बेटा, क्रोमेटिन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिन, वो ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो डीएनए प्रेजेंट होगा। देखो क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, याद रखना, क्रोमेटिन की अगर मैं बात करूँ तो क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट है, या तो इसमें देखो डीएनए, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, प्लस आरएनए, आरएनए पार्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, क्रोमेटिन के अंदर। तो क्रोमेटिन के अंदर आप पूछ ले कि क्रोमेटिन किसका बना हुआ होता है बेटा, तो डीएनए होगा क्रोमेटिन के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा, ये आरएनए होगा, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन का नेटवर्क बनाते हैं। न्यूक्लियोलस हो गया, तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है, ये आरएनए सिंथेसिस के लिए एक्टिव साइट होती है, ये आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थी हमारे न्यूक्लियस की, तो बिल्कुल सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है, याद रखना। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, उन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है, ठीक है। इसके दोनों जो मेम्ब्रेन होती है इसके बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कनेक्टिंग होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कनेक्टिंग का काम करते हैं। इसमें जो थ्रेड लाइक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं बेटा क्रोमेटिन बोलते हैं। अब क्रोमेटिन होता है जो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके जो न्यूक्लियोलस पार्ट होता है, ठीक है, ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पार्ट नहीं होता है, यहाँ आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू रहती है, और आउटर मेम्ब्रेन पर आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर थी हमारे न्यूक्लियस की, ठीक है।
तो आप अच्छे से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।